आगामी लोकसभा 2024 के लिए 80 में से 80 का दावा भरने वाली भारतीय जनता पार्टी अब विशेष रणनीति के साथ काम करने जा रही है। आगामी 5 तारीख से लेकर 7 तारीख तक 3 दिन तक लगातार बैठकों का दौर चल रहेगा, जिसकी अध्यक्षता खुद प्रदेश के अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी करेंगे। साथ ही साथ धर्मपाल सिंह जो संगठन महामंत्री वो भी इसमें मौजूद रहेंगे। आपको बता दूं कि प्रधान मोहन सिंह जो प्रदेश प्रभारी हैं वो भी इसमें रहने की संभावना बताई गई है। इसमें लेके जो बैठक होने जा रही है सभी 6 क्षेत्रीय जो संगठन है उनको बुलाया जाएगा। साथ ही साथ सभी 6 क्षेत्रीय पदाधिकारियों के साथ बैठक होगी। प्रत्येक दिन 2 क्षेत्रीय पदाधिकारियों के साथ बैठक की जाएगी और उसमें बताया जा रहा है कि सोशल मीडिया से लेके यूसीसी और ज्ञानवापी को लेके किस तरह से अपने पक्ष में माहौल बनाना है। लोकसभा 2024 की तैयारियों को लेकर कांग्रेस ने आज अल्पसंख्यक और दलितों के साथ एक बड़ी बैठक की। इस बैठक के अंतर्गत कांग्रेस पार्टी एक बड़ा अभियान चलाने जा रही है, जिसमें इस अभियान का नाम होगा जय जवाहर जय भीम के नाम से अभियान चलाया जाएगा। यानी 7 अगस्त से 14 अगस्त तक इस अभियान की रूपरेखा तैयार की गई है। इसके साथ ही साथ 1 लाख घरों को पाने का लक्ष्य होगा। यानी साफ है 1 लाख घरों से अधिक लोगों से जनसंपर्क किया जाएगा और वहां पर जाकर के वहां के स्टेटस सिंबल को भी देखा जाएगा। इसके साथ ही साथ इस अभियान के अंतर्गत आने वाले लोगों से भी मुलाकात की जाएगी। साथ ही साथ इस अभियान के अंतर्गत आने वाले अल्पसंख्यक और दलितों के घरों में जाकर के लगातार इस अभियान की रूपरेखा को भी तैयार करेगी। इसके पीछे अगर बात की जाए तो इससे पहले एक अभियान चलाया गया था, जिस अभियान के अंतर्गत 35,000 लोगों से दुकानों पर जाकर के मुलाकात कांग्रेस के कार्यकर्ता कर चुके हैं। यानी कि दलित और अल्पसंख्यक को अब साथ लाने का जो मकसद है कांग्रेस का, वो कितना पूरा होगा ये आने वाला वक्त बताएगा। यूपी के प्रशासनिक अफसरों का लखनऊ विकास प्राधिकरण से मोह भंग नहीं हो रहा है। वजह क्या है ये तो नहीं पता, लेकिन डीके सिंह विशेष कार्याधिकारी के पद पर लखनऊ विकास प्राधिकरण में तैनात थे। हालांकि जब तबादला सेशन आया उस दौरान उनका तबादला भी किया गया, बड़ा पद भी मिला, एसडीएम के पद पर अयोध्या भेजे गए, लेकिन जुगाड़ से वो अपना तबादला रुकवाने में कामयाब रहे और दोबारा से एलडीए में आकर जम गए। हालांकि इस बार उनको पब्लिक डीलिंग का काम दिया गया है। एक बार लखनऊ विकास प्राधिकरण में अभी कुछ दिन पहले ही जन सुनवाई चल रही थी। उस दौरान एक बुजुर्ग को थप्पड़ मारने का आरोप उन पर लगा। हालांकि चिल्ला चिल्लाकर बुजुर्ग ने उस जन सुनवाई के दौरान ही कहा कि डीके सिंह से बातचीत करने के दौरान उन्होंने 2 थप्पड़ उसको मारे हैं। हालांकि इसके बाद पूरे मामले की जांच के आदेश हुए। एलडीए वीसी की तरफ से पूरे मामले की जांच शुरू कराई गई, लेकिन जांच ठंडे बस्ते में है और एसडीएम के तौर पर लखनऊ विकास प्राधिकरण से अयोध्या भेजे गए डीके सिंह दोबारा से लखनऊ विकास प्राधिकरण में ताकत के साथ वापस आ चुके हैं। आखिर क्या वजह है, कौन सा मोह है कि लखनऊ विकास प्राधिकरण है कि छूटता ही नहीं। यूपी के हमीरपुर जिले में 2 दिवसीय दौरे पर आई राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने आज सुबह 10 बजे से अपने प्रोटोकॉल के अनुसार निरीक्षण करना शुरू कर दिया है। सबसे पहले राज्यपाल ने निरीक्षण की शुरुआत कुचेचा के कंपोजिट विद्यालय से विद्यालय के आंगनवाड़ी केंद्र में बच्चों से बातचीत की और बच्चों से राज्यपाल ने कविता भी सुनी। इस दौरान आंगनवाड़ी के जो बच्चों को किट भी वितरण किया गया। इसके बाद डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में निरीक्षण कर सुविधाओं का जायजा भी लिया। महिला अस्पताल में निरीक्षण कर गर्भवती महिलाओं को फल भी वितरण किए गए। टीबी रोग विभाग में पोषण किट का वितरण भी किया गया। साथ ही निरीक्षण के दौरान गोल्डन कार्ड का वितरण भी किया गया। बाद में राज्यपाल ने कलेक्ट्रेट में सरकारी प्रदर्शनी का निरीक्षण का अवलोकन भी किया। सभागार में अधिकारियों के साथ में समीक्षा बैठक भी की। राज्यपाल की सुरक्षा को लेकर के पुलिस ने जगह जगह बैरिकेडिंग लगा करके चेकिंग व्यवस्था की गई थी। सुरक्षा को लेकर के जिले में कई जनपदों का फोर्स भी लगाया गया। महिला पहलवानों से यौन शोषण के मामले में आज बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश हुए। हालांकि आज चार्जशीट को लेकर सुनवाई होने वाली थी, यानी कि दिल्ली पुलिस की ओर से जो चार्जशीट राउज एवेन्यू कोर्ट में पिछली बार दाखिल की गई थी, उस दौरान बृजभूषण शरण सिंह के वकील ने कहा था कि हमें चार्जशीट पढ़ने के लिए समय चाहिए। ऐसे में आज भी बृजभूषण शरण सिंह ने कहा कि हमें और भी वक्त चाहिए कि हम पूरी तरीके से इस चार्जशीट के को समझ सके, पढ़ सके। इस पूरे मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट ने अगली तारीख सुनवाई के लिए मुकर्रर की है। 9 अगस्त को अब इस पूरे मामले में सुनवाई होगी। इस पूरे मामले की अगर हम बात करें तो करीब 1529 पन्नों की जो चार्जशीट है वो दिल्ली पुलिस ने बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ दाखिल किया है। लगातार चाहे राउज एवेन्यू कोर्ट की बात करें या पटियाला हाउस कोर्ट की बात करें, बृजभूषण शरण सिंह मामले में सुनवाई हो रही है। हालांकि बृजभूषण शरण सिंह इस मामले में आश्वस्त हैं कि उन्हें कहीं न कहीं कोर्ट से राहत मिलेगी, क्योंकि पिछली बार जब राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई हुई थी तो बृजभूषण शरण सिंह को नियमित जमानत मिल चुकी थी। उत्तर प्रदेश भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी आज कानपुर बुंदेलखंड कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने प्रेस वार्ता करते हुए ज्ञानव्यापी मामले में अपना बयान दिया। जहां भूपेंद्र चौधरी ने बताया कि इलाहाबाद हाई कोर्ट के द्वारा जो ज्ञानव्यापी मस्जिद मंदिर विवाद पर
सर्वे का फैसला दिया गया है उसका सम्मान करना सभी को चाहिए। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि करोड़ों हिंदुओं की उस स्थान पर आस्था है, ऐसे में दूसरे पक्ष को ये बात समझनी चाहिए। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि मुस्लिम पक्ष यदि सुप्रीम कोर्ट जाना चाहता है तो लोकतंत्र में ऊपरी अदालत में जाने का सभी को अधिकार है। साथ ही इस दौरान भूपेंद्र चौधरी ने 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव में यह भी कहा कि केंद्र की मोदी सरकार और उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने जनता के काम किए हैं। साथ ही जनता का सीधे मोदी सरकार और योगी सरकार का गठबंधन है। ऐसे में फिर से एक बार 2024 में भाजपा की ही सरकार देश में बनेगी। साथ ही उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि 2014, 2017 और 2019 में विपक्ष अलग अलग दलों के साथ गठबंधन कर चुका। सूबे के मुखिया लगातार शासन या प्रशासन को पूरी तरह से मुस्तैद रहने के लिए निर्देश देते नजर आ रहे हैं। अगर आपको बता दें कि जनपद पीलीभीत में बात IGRS की जाए तो सूबे के मुखिया ने आदेश दिया था कि समस्याओं का निस्तारण जल्द से जल्द हो। वहीं जब शिकायतकर्ताओं ने IGRS पर शिकायत करते हैं तो पेंडिंग में पड़ी रहती हैं, उनका निस्तारण जल्दी नहीं हो पाता है। वहीं जिसको लेकर के जब शासन के तेवर तीखे दिखे तो इस मामले में जितने भी जनपद हैं वो सक्रियता के साथ लग गए। वहीं आपको बता दें शासन ने जब इसकी लिस्ट जारी की तो जनपद पीलीभीत का नाम सबसे उच्च स्थान पर आया है। 75 जिलों में IGRS की जो है निस्तारण को लेकर के जो शिकायत करता थे शासन से फोन करके उनसे फीडबैक भी लिया गया। फीडबैक लेने के बाद ये जानकारी हुई कि पीलीभीत अपने आप में एक महत्वपूर्ण स्थान पा लिया है। सूबे के मुखिया लगातार शासन या प्रशासन क्षेत्र के गांव सौरा में राजस्व की टीम नाप करने के लिए गई थी, जहां पर राजस्व की टीम पर विपक्षी लोगों ने हमला कर दिया, जिसमें दर्जनों लोग लाठी डंडे लेकर और हथियारों से राजस्व की टीम को खेत में डालकर मारपीट की और उनको लाठी डंडों से और लात घूसों से पीटा। जहां राजस्व की टीम ने भागकर अपनी जान बचाई, जिसमें खेरागढ़ तहसील के कर्मचारी और नायब तहसीलदार साथ में थे, जिन्होंने थाना सैया में एक तहरीर दी जिसमें मुकदमा पंजीकृत किया गया। पुलिस भी उस घटना के दौरान मौके पर जिसने ऐसे लोगों को दर्जनों लोगों को गिरफ्तार किया है, जिसको थाने में बंद किया हो, जिसमें आगे की कार्रवाई की जा रही है। आगरा कुशीनगर पुलिस ने लूट की घटना का आज खुलासा किया है। हालांकि खुलासे करते हुए पुलिस ने लूट के घटना में शामिल 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार भी किया है और उनके निशानदेही पर चोरी की 3 मोटरसाइकिल के अलावा कुछ हजार रुपये नगद और कांटा कारतूस भी बरामद किया है। खुलासा करते हुए पुलिस क्षेत्राधिकारी जितेंद्र सिंह कालना ने बताया है कि इसमें अभी 3 लोग वांछित चल रहे हैं, जिन्हें शीघ्र गिरफ्तार कर लिया जाएगा। पूरा मामला कुशीनगर जनपद के हनुमानगंज थाना क्षेत्र के बेलवनिया के पास का है, जहां पर दिन दहाड़े एक पत्रकार से उसकी बाइक के अलावा 2800 रुपया नगद भी लूट लिया गया था और पुलिस इस पर तत्परता दिखाते हुए आज उसका खुलासा किया है। पत्रकार के द्वारा बताए गए निशानदेही के आधार पर पुलिस ने 7 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था, जिसमें से 4 लोगों को पुलिस गिरफ्तार कर ली है और उनके निशानदेही के आधार पर 3 चोरी की मोटरसाइकिल, 1500 रुपया नगद के अलावा कांटा कारतूस सहित अन्य सामान भी पुलिस बरामद किया। शामली में STF उत्तर प्रदेश लगातार 2 दिन से छापेमारी कर रही है। कोतवाली क्षेत्र में STF छापेमारी के दौरान नकली करेंसी के बदलने वाला युवक इमरान को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। वहीं STF टीम ने 5 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज शामली कोतवाली में कराया है, जिसके चलते एक आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी से पूछताछ के दौरान आरोपी ने बताया कि यह पैसे नफीस नाम का जो कांधला का रहने वाला है उसने ये मुझे। यूपी के बुलंदशहर में सिकंदराबाद क्षेत्र में बदमाश बाइक पर आते हैं और मंदिर से माँ बेटी पूजा करके निकलती हैं, तभी बदमाशों ने फायरिंग शुरू कर दी। फायरिंग शुरू करते हुए हालांकि बेटे और माँ किसी तरीके से बच पाए और ग्रामीणों ने हमलावरों की बाइक पकड़कर आगजनी कर दी। सूचना पाते ही पुलिस मौके पर पहुंचती है। पुलिस ने खोखा बरामद किया गया है। हालांकि पीड़ित की जो मां है उसको जान से मारने की फ़ोन पर कई बार धमकी मिल रही थी और कई बार शिकायत करी थी। हालांकि पूरे मामले को देखा जाए तो सिकंदराबाद पुलिस की एक बार फिर लापरवाही सामने आई है।
पुलिस ने 5 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर शीघ्र ही हमलावरों को गिरफ्तारी करने का दावा किया है। आपको बता दें कि अहमदपुर के रहने वाले हैं हमलावर और ये वारदात बुलंदशहर के सिकंदराबाद कोतवाली क्षेत्र के महुआ खेड़ा के पास में वारदात को अंजाम दिया है हमलावरों ने। गोरखपुर जिले के गीडा पुलिस को आज बड़ी सफलता हाथ लगी है, क्योंकि 5 से 6 सौदे एक युवती का अपहरण करके गैंग रेप करने का प्रयास कर रहे थे, जिस पर पुलिस को सूचना मिली और ताबड़तोड़ चारों तरफ से घेराबंदी करके उन लोगों को गिरफ्त में लिया। यही नहीं, पुलिस को आते देख उन लोगों ने पुलिस पर फायरिंग भी की। जवाबी कार्रवाई करते हुए पुलिस ने भी उन लोगों के ऊपर फायरिंग की, जिसमें एक को गोली लगी, गंभीर रूप से घायल हो गया। 5 लोगों को पुलिस ने पकड़ लिया है, एक की तलाश जारी है। फिलहाल युवती की हालत गंभीर है, जिसे मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया। भले ही आबकारी विभाग ने सील बंद पौवा और क्वार्टर बेचने का लाइसेंस शराब विक्रेताओं को जारी किया हो, लेकिन जिस तरीके से ये वीडियो वायरल हो रहा है, कहीं न कहीं आबकारी विभाग पर सवाल जरूर खड़े हो रहे हैं। मामला टडियावा थाना क्षेत्र का है, जहां पर शराब की दुकान में पौवा और क्वार्टर के सील तोड़कर शराब ग्लास में 100 ग्राम बेची जा रही है, जिसका वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है और जिम्मेदारों पर सवाल जरूर खड़ा कर रहा है, क्योंकि हरदोई जनपद के ही मंत्री नितिन अग्रवाल आबकारी विभाग के मंत्री हैं और वहां पर ऐसा होना कहीं न कहीं सवाल जरूर खड़ा कर रहा है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत काम करने के जो निर्देश दिए थे, उस पर कहीं न कहीं रायबरेली में बैठे आला अधिकारी उस पर पलीता लगाते हुए जरूर दिख रहे हैं। ताज़ा मामला सलोन थाना क्षेत्र के तहसील मोड़ का है, जहां पर दुकानदार को उस समय पानी न देना भारी पड़ गया, जब एसडीएम का ड्राइवर वहां पर पानी लेने पहुंचा और दुकानदार के न होने पर वहां पर मौजूद नौकर ने उनसे पैसा मांग लिया। इस पर झल्लाए एसडीएम साहब ने कार्रवाई करते हुए दुकान पर कार्रवाई की और अतिक्रमण तहत दिखाते हुए पहले उसके नाले की स्लेब को तोड़ डाला, फिर उसका रखा हुआ सारा सामान, चाहे वो कोल्ड ड्रिंक हो चाहे अन्य सामान हो, सारा सामान उठा ले गए। आनंद फानंद में जब दुकानदार की वाइफ जब बेहोश हो जाती है तो कहीं ना कहीं प्रशासन के हाथ पांव फूल जाते हैं और प्रशासन वहां से रफू चक्कर हो जाता है। पूरे मामले पर दुकानदार ने एसडीएम और एसडीएम के ड्राइवर पर आरोप लगाते हुए न्याय की गुहार लगाई है। फिलहाल अब देखना ये होगा कि इस पर जिला अधिकारी कितना गंभीर होती हैं और क्या कार्रवाई करती हैं, ये आने वाला समय तय करेगा। जनपद बरेली की दुमका चौकी में उसको हड़कंप मच गया। हेड कांस्टेबल ने खुद को गोली मार के घायल कर लिया। आपको बताना पूरा मामला जनपद बरेली के थाना साई क्षेत्र की दुमका चौकी का है, जहां पर हेड कांस्टेबल ने खुद को गोली मारकर इसलिए घायल कर लिया। उसका आरोप है चौकी में तैनात चौकी इंचार्ज व सिपाही के द्वारा उसे अपमानित व प्रताड़ित किया जाता था। साथ ही उसने गोली मारने से पहले उसने एक अपना पत्र लिखकर कुछ मित्रों को व्हाट्सएप पर वायरल भी कर दिया था। उसने साफ तौर पर चौकी इंचार्ज व तैनात सिपाही के ऊपर गंभीर आरोप लगाए हैं। फिलहाल आनंद फानंद में परिजनों ने उसे निजी अस्पताल में भर्ती कराया था। हालत गंभीर होने पर उसे मेरठ रेफर कर दिया गया है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले गहनता से जांच कर रही है। जनपद बरेली की दुमका चौकी में उसको हड़कंप मच गया।